अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। बिल्किस बानो मामले में गुजरात हुकूमत की तरफ से 11 कसूरवारों को जेल से रिहा कर दिया गया। इस फैसले पर बिल्किस बानो ने कहा कि जब मैंने सुना कि 15 अगस्त 2022 को उन 11 मुजरिमों को रिहा किया जा रहा है जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, तो 20 साल पुराना सदमा मुझ पर फिर कहर बनकर टूटा। मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म किया गया था। मेरी 3 साला बेटी मुझसे छीन ली गई, वो सब रिहा कर दिए गए। अब वो आज़ाद घूम रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मैं खामोश हो गई हूँ। उनका मजीद कहना था कि मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि क्या एक औरत को इंसाफ दिए गए इंसाफ का खात्मा यही है। मैंने इस मुल्क की आला तरीन अदालत पर यकीन रखा, मैंने उस निज़ाम पर यकीन रखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सदमे के साथ जीना सीख रही थी, लेकिन इन 11 मुजरिमों की रिहाई ने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया है और निज़ाम अदल पर मेरा एतमाद मुतज़लज़िल कर दिया। बिल्किस बानो ने कहा कि मेरा दुख और ये मुतज़लज़िल एतमाद अपने लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो इंसाफ के लिए अदालतों में लड़ रही हैं। उन मुजरिमों की रिहाई के इतने बड़े और गैर मुंसिफाना फैसले से पहले मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मेरी हिफाजत और बहाली के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं गुजरात हुकूमत से अपील करती हूँ कि वो इस नुकसानदा फैसले को वापस ले और पुरअमन तरीके से बेखौफ होकर जीने का मेरा हक वापस करे, मेरी और मेरे ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाए। यह बयान बिल्किस बानो की जानिब से एडवोकेट शोभा ने जारी किया। क़ब्ल-अज़ीम बिल्किस के शौहर याकूब ने कहा कि घर का माहौल बहुत ख़राब है, इस फैसले से हम सब दुखी हैं। हम पहले ही खौफ के साए में जी रहे थे, लेकिन अब मुजरिमों की जेल से रिहाई के बाद खौफ मज़ीद बढ़ गया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ख़वातीन मुखालिफ है और जालिमों और असमत दरी के मुल्ज़िमीन का दिफा करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत असमत दरी के मुल्ज़िमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, वहीं गुजरात की बीजेपी हुकूमत असमत दरी और कत्ल के मुल्ज़िमान को यौम आज़ादी पर माफ़ी देकर रिहा कर देती है। उन्होंने इसे शर्मनाक सियासत के साथ साथ छोटी जहनीत की सियासत भी करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उन्नाव बीजेपी MLA को बचाने का काम, कठुआ असमत दरी करने वालों की हिमायत में रैली, हाथरस हुकूमत असमत दरी करने वालों के हक में, गुजरात असमत दरी करने वालों की रिहाई और एजाज़, मुजरिमों की हिमायत ख़वातीन के तई बीजेपी की छोटी जहनीत को जाहिर करती है। ऐसी सियासत पर शर्मिंदगी नहीं होती वज़ीर आज़म जी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म से बिल्किस बानो के साथ इंसाफ की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि तमाम 11 अफराद को वापस जेल भेजा जाए। मरकज़ की माफ़ी पॉलिसी के तहत ऐसे मुजरिमों को माफ़ी नहीं दी जा सकती। मुजरिमों की रिहाई पर बिल्किस बानो के रद्द-ए-अमल का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत हिंद चाहती है कि मुस्लिम ख़वातीन इज्तिमाई असमत दरी के वाक़े को याद रखें और खौफ में ज़िंदगी गुजारें। बैरिस्टर अवैसी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी गुजरात असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के इक़दामात कर रही है। पूरे देश में जो सच्चाई को और इंसाफ को मानते हैं उन सबको लगता है कि भाजपा की सरकार ने जो भोलेपन की पॉलिसी को अपनाया है। भाजपा की सरकार एक्यूज को इनाम देती है और जिनको इंसाफ चाहिए उन पर जुल्म करती है। प्रधानमंत्री देश से 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में, तकरीर में महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात की। महिलाओं के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात है कि उसी दिन भाजपा की गुजरात की सरकार ने उस महिला को, जिसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी माँ को और 3 और महिलाओं को रेप करके उनकी हत्या कर दी। उन लोगों को भाजपा की सरकार अपनी रेमिशन पॉलिसी के तहत उनको छोड़ती है और सबसे तकलीफ दे, और देश को ये बात जब सुनेंगे तो देश हैरत होगी। उस रेमिशन पॉलिसी की रिव्यू कमेटी में कौन था? एक का नाम था जनाब मूलचंदानी साहब, जो गोधरा के राइट्स में वो एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे
और दूसरे उसमें बीजेपी भाजपा के जो एमएलए थे। तो आप इनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद रखते हैं? रिव्यू कमेटी की, रिव्यू कमेटी के लोग तो बायस लोग थे, भाजपा के एमएलए हैं, वो तो भाजपा ही है, तो वो तो करेंगे, इन लोगों की तायद करेंगे जो जो बिल्किस बानो का रेप किए, जो प्रेग्नेंट थी, वो तो उनके बायस ने दिखा दिया अपना। तो रिव्यू कमेटी नहीं है बल्कि शैम कमेटी है ये तो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि 15 अगस्त के दिन उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो रेप करते हैं, तो उसके खिलाफ भी भाजपा की गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तीसरा, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर उन लोगों को सजा हुई। तो क्या गुजरात की भाजपा की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से परमिशन लिया? कैसे भाजपा की सरकार किस मुंह से इस बात को कबूल करेगी कि एक महिला का जिसका रेप किया गया था, जिसकी बेटी को 3.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया गया, क्योंकि पूरे देश में जो सच्चाई को और इंसाफ को मानते हैं उन सबको लगता है कि भाजपा की सरकार ने दोगलेपन की पॉलिसी को अपनाया है। भाजपा की सरकार एक्यूज को इनाम देती है और जिनको इंसाफ चाहिए उन पर जुल्म करती है। प्रधानमंत्री देश से 15 अगस्त तेलंगाना के वजीर व टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज दूसरे दिन भी गुजरात की बिल्किस बानो की असमतरेजी करने वाले 11 मुजरिमों की रिहाई पर बीजेपी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने ट्विटर पर बिल्किस बानो के मुजरिमों की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि इन मुजरिमों का ऐसा फूलों और मिठाई के साथ इस्तकबाल किया गया जैसे कि वो जंगी हीरो हैं और मुजाहिदीन आज़ादी हैं। केटीआर ने कहा कि बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुजरिमों की रिहाई हमारे मुल्क पर दाग है। रेप करने वालों को हार पहनाए जाते हैं और जंगी हीरो और आज़ादी के जंगजुओं के तौर पर पेश किया जाता है। याद रखें, जो आज बिल्किस बानो के साथ हुआ वो कल हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्किस बानो पर किए गए घिनौने जुर्म के कसूरवारों को गुजरात की बीजेपी हुकूमत की तरफ से रिहा किए जाने के खिलाफ और असमत दरी और कत्ल के तमाम 11 मुजरिमों को जेल भेजने के मुतालबात को लेकर खवातीन तंजीमों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि असमत दरी के मुजरिमों और कातिलों की सियासी पुष्पनाही पर पाबंदी आयद की जाए और रिहा किए गए तमाम कसूरवारों को दोबारा जेल भेजा जाए। सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन और AIDWA समेत मुतादी तंजीमों की जानिब से किए गए इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। मुल्क में जल्द ही 5G खिदमात शुरू होने वाली हैं क्योंकि हुकूमत ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट लेटर जारी किया। वजीर मौसलात अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम सर्विसेज फराहम करने वालों से अपील की कि वो 5G खिदमात के आगाज़ के लिए तैयारी करें, जबकि ये खत आज यहाँ जारी किया गया। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन लेटर जारी कर दिया गया और अब टेलीकॉम सर्विसेज फराहम करने वालों को 5G लॉन्च के लिए तैयारी करनी चाहिए। हाल ही में खत्म होने वाली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद वजीर मौसलात ने कहा था कि मुल्क के कुछ बड़े शहरों में सारिफीन अक्टूबर तक 5G खिदमात इस्तेमाल कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से नीलामी के लिए पेश किए गए 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से 51,236 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलाम किए गए। इसकी वजह से हुकूमत को जुमला 1,50,173 करोड़ रुपए मिले। इसमें अडानी डेटा नेटवर्क्स ने 212 करोड़ रुपए, भारतीय एयरटेल ने 43,048 करोड़ रुपए, रिलायंस जियो ने 88,078 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए में स्पेक्ट्रम खरीदा। एयरटेल ने कल इस नीलामी के तहत खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए 8,312 करोड़ रुपए की पेशगी अदायगी की। स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने के लिए कुछ दिनों बाद एयरटेल ने भी 5G खिदमात पेश करने के लिए कई आलात बनाए और ऐसे आलात बनाने वाली कंपनियों के साथ शराकत दारी में काम शुरू करने का ऐलान किया। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से 8 यूट्यूब चैनल्स पर हिंदुस्तान की सलामती को मुतासिर करने वाला मवाद पोस्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई है। उन पर हिंदुस्तान की कौमी सलामती, नज़्म नस्क और खाजी ताल्लुकात को मुतासिर करने वाला मवाद पेश करने का इल्ज़ाम है। उनमें एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी है। जिन 8 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी आयद की गई है उनके 114 करोड़ व्यूज़ और 85 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उन चैनलों पर हिंदुस्तान मुखालिफ मवाद पेश किया गया था और उसके ज़रिए आमदनी की जा रही थी। ख्याल रहे कि 21 दिसंबर से अब तक 102 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने यूट्यूब चैनल्स को
प्रोपेगेंडा फैलाने पर आईटी रूल्स 2021 के तहत ब्लॉक किया था। ब्लॉक किए गए इंडियन यूट्यूब चैनल्स फर्जी और सनसनीखेज खबरें, न्यूज एंकर्स की तस्वीर और कुछ टीवी न्यूज चैनल्स के लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि नाजरीन को यकीन हो सके कि खबरें मुस्तनिद हैं। वजारत की जानिब से ब्लॉक किए गए तमाम यूट्यूब चैनल्स अपनी वीडियोस पर फिरका वाराना हम आहंगी, अमन आमा और हिंदुस्तान के खारजा ताल्लुकात के लिए नुकसानदा फर्जी मवाद वाले इश्तिहारात दिखा रहे थे। इस कार्रवाई के साथ वजारत ने दिसंबर 2021 से 102 यूट्यूब पर मबनी न्यूज चैनल्स और कई दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने की हिदायत जारी की है। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट यानी बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे भी रहेंगे। इस बस को अशोक लीलैंड की सब्सिडरी कंपनी स्विच मोबिलिटी ने बनाया है। लॉन्चिंग के बाद सितंबर से इस तरह की 200 बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। फिलहाल इन्हें स्पेशल रूट मुंबई के वर्ली, लोअर परेल, बोरीवली, गोरेगांव, अंधेरी जैसे इलाकों में चलाया जाएगा। Where we'll get the solar power and using electrolyzer we'll get hydrogen, green hydrogen, because the brown hydrogen is from petroleum and the black hydrogen is from the coal. But regarding ecology and environment, we need green hydrogen, and that's the future for the country. We can use that hydrogen in industry also, in the pharmaceutical industry, chemical industry, everywhere we can use it. Now the economics of aviation sector is not facing problem because of the aviation fuel cost is increased. The one of the company from Maharashtra, the Pune, the Paj, they have already have a successful research making butanol alternative fuel for aviation, and it is from ethanol. So I feel that we have got tremendous potential, and truly speaking, this is Swadeshi thinking. Swadeshi and Swavalamban, because the petrol and diesel import creates pollution and also economic problem for the country. So this initiative is very much useful for the country, for the people by and large. And you are making electric luxury bus. It's really a good thing. I am personally very much happy about it, because I am always encouraging the people who are making new changes, accepting new technology, new innovations and new research. I am giving my special thanks to you, Hinduja Parivar, and particularly the company for taking this initiative. I feel that once upon a time when I was elaborating to Gopiji at that time in London, that you started this double-decker electric bus in Mumbai. You really fulfilled that promise, and personally I am giving my दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ असमत दरी का मुकदमा दर्ज करने की हिदायत जारी की गई है। शाहनवाज हुसैन ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अर्जी दायर करते हुए शाहनवाज ने दरखास्त की थी कि मामले की जल्द समाअत की जाए, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ असमत दरी समेत दीगर दफात में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देते हुए हिदायत दी कि इस मामले की तफ्तीश 3 महीने में मुकम्मल की जाए। हाईकोर्ट ने यह भी तबसरा किया कि हक़ाइक़ पर नज़र डालने के बाद यह वाज़ेह है कि एफआईआर दर्ज करने में दिल्ली पुलिस को दिलचस्पी नहीं है। अदालत ने कहा कि पुलिस की जानिब से ज़ैली अदालत में जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो फाइनल नहीं थी। ख्याल रहे कि दिल्ली पुलिस ने ज़ैली अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि खातून की शिकायत पर काबिल समाअत मुकदमे का जुर्म आयद नहीं होता। खातून ने 2018 में ज़ैली अदालत में दरख्वास्त पेश करते हुए इस्तदा की थी कि असमत दरी के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की जाए। खातून का इल्ज़ाम है कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर के फार्म हाउस में उसकी असमत दरी की थी और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और उपने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने बैंकों में अग्निवीरों की तर्ज पर मुलाजिमीन की भर्ती के फैसले के हवाले से मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि ये पिछले दरवाजे से निजीकारी लाने का नया तरीका है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर तो बहाना है, हुकूमत दरअसल ठेकेदारी निज़ाम को नाफिज करना चाहती है। ख्याल रहे कि बैंकों में भी अग्निवीरों की तर्ज पर मुलाजिमीन की भर्ती का मनसूबा बनाया जा रहा है। उन तमाम मुलाजिमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिमत दी जाएगी। जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि फौज के बाद मोदी हुकूमत ने अवामी शोबे के बैंक में ठेके पर रोजगार देने की तैयारी शुरू कर दी है। ये पिछले दरवाजे से निजीकारी करने का नया तरीका है। अग्निवीर तो बहाना है, पूरे अवामी शोबे में कॉन्ट्रैक्ट का निज़ाम लाना है। जयराम रमेश ने इससे मुतालिक
एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसका उन्वान है अग्निवीर की तर्ज पर बैंकों में भी रखे जाएंगे मुलाजिमीन। कांग्रेस ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 7 साल पहले नागालैंड मसले के हल का ऐलान करके झूठ बोला था और अब बागी ग्रुप के दम पर 2023 के असेंबली इंतखाबात जीतने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नागालैंड अजय कुमार और नागालैंड कांग्रेस सदर के थेरी ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं और मुल्क की सलामती को ये खतरा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने 3 अगस्त 2015 को कहा था कि नागा मसला हल हो गया है। इसके बाद वजीर आजम ने दावा किया कि उनकी हुकूमत ने 60 साल के नागा मसले को हल कर लिया। उन्होंने कहा कि हैरत की बात यह है कि हुकूमत हिंद नागालैंड की तंजीमों से बात करके मसला हल करती है लेकिन किसी को पता नहीं चलता। उन्होंने माहिदे को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे काम करती है और झूठ बोलकर मुल्क की सलामती से खेलती है। और एक प्रदेश के बीच में जो समझौता हो रही है, उनके जो संबंधित संगठन है नागा आर्म ग्रुप, NSCN और उनके अलग अलग आर्म ग्रुप्स जो नागालैंड में है, उसके साथ भारत सरकार समझौता करती है और आपको नहीं मालूम है कि क्या समझौता हुई है, क्योंकि ये ढोंगी राष्ट्रवादी देश के आंतरिक और देश की सुरक्षा के सचमुच में खतरनाक है। इनके लिए चुनाव जीतना, अगर चुनाव जीतेंगे और देश खतरे में चली जाएगी तो कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव जीतना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में इस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं किया जितना मोदी जी की सरकार ने किया है। नागालैंड इस देश का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है। वहां के लोग, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां के हैंडलूम आप देख लीजिए। उस प्रदेश में लगातार जब कांग्रेस की सरकार रही और अन्य सरकार के समय 25 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी और बाकी सरकार ने भी सुनिश्चित किया था कि वहां पर सीज फायर बरकरार रहेगी 25 साल से। 3 अगस्त को मोदी जी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताया। उसमें NSCN के मुआ जी उपस्थित थे, राजनाथ जी थे, डोवेल जी थे और भारत सरकार की तरफ से RN रवि साहब थे जो वर्तमान में राज्यपाल है तमिलनाडु में। उस वक्त यह बताया गया था कि हमने 60 साल का समस्या का समाधान किया है। उसके बाद नागा सिविल सोसाइटी, नागा सिविल और एक प्रदेश के बीच में जो दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली को रीशेड्यूल किया गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कोरोना की वजह से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की महंगाई पर हल्ला बोल रैली को 4 सितंबर को रीशेड्यूल किया गया। पहले यह रैली 28 अगस्त को मुनक्किद होनी थी। आज इस सिलसिले में कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पर एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज से मरकज के खिलाफ किसानों का 72 घंटे का धरना शुरू हो गया। इस धरने में पंजाब के 10,000 के करीब किसान शरीक हैं। ख्याल रहे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में इंसाफ का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ 18 से 20 अगस्त तक एहतजाज का ऐलान किया। पंजाब के किसान चाशुम्बे के रोज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर मरकज के खिलाफ 72 घंटे तवील धरने में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे। इस 3 रोजा धरने में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगेंद्र और ग्राहा जैसे सीनियर किसान लीडर भी शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पे धरना चलेगा, जिला मुख्यालय वहां पे भी बंद रहेंगे सब जगह में। यहाँ ऐसा लोग अधिकारी को छोड़ के एक बार यहाँ पे मंच पर आ जाए। 75 घंटे यहाँ पर हमको रहना है। जब नई सुविधा दोगे तो सुविधा हम लेना जानते हैं, सुविधा कैसे ले जाती है।
अपना दिमाग ठीक कर ले प्रशासन और यहाँ की सरकारें, मतलब उनके कहने से आप काम करोगे कि उनको पानी नहीं देना, वहां पर कोई सुविधा नहीं देनी। 1 घंटे का समय है, नहीं तो 1 घंटे बाद में जिला मुख्यालय पे जो लोग यहाँ नहीं आ रहे वे जिला मुख्यालय पे जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे सब लोग। कितने दिन यहाँ पे धरना चलेगा जिला मुख्यालय, वहां पे भी बंद रहेंगे सब जगह में। यहाँ इलाज के लोग अधिकारी कोई और तो एक बार यहाँ पर मंच पर आ जाए। 75 घंटे यहाँ पर हमको रहना है, जब नहीं सुविधा। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद नवंबर दिसंबर में जम्मू कश्मीर में पहली बार इंतखाबात हो सकते हैं। इंतखाबात से पहले तनाज़ात की ज़मीन भी तैयार है। यहाँ पहली बार गैर कश्मीरियों को वोट का इख्तियार देने की तैयारी है, यानी जो लोग कश्मीर के प्रॉपर रिहायशी नहीं है लेकिन वहाँ रह रहे हैं वो भी वोट डाल सकेंगे। ऐसे 20 से 25 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और माइग्रेंट वर्कर्स होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत के सारे इक्वेशंस बदल गए हैं। माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जीत के लिए वोटर्स को इंपोर्ट कर रही है। डेटा से साफ है कि जम्मू कश्मीर में करीब 30% नए वोटर जुड़ने जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे रियासतों से जाने वाले माइग्रेंट वर्कर्स होंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर विदेश कुमार ने बताया कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बड़ी तादाद में नए वोटर जोड़े जाएंगे। आरपीए में कानून है कि कोई भी शख्स जहां भी खुद का वोटर कार्ड बनवाना चाहता है उसे वहां रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से जुड़े इख्तियारात ओहदेदार फैसला करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में रहता है या नहीं। ईदगाह मैदान के हवाले से जारी तनाज़े के दरमियान बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने चारशंबे के रोज कहा कि अगर मैदान में गणेश उत्सव नहीं मनाया जा सकता तो वहां नमाज अदा करने की इजाज़त पर भी सवाल उठाया जाएगा। बीजेपी की रुकन असम्बली ने कहा कि ईदगाह मैदान महकमे महसूलात की राजी है, लिहाजा ज़मीन से वाबस्ता फैसले उसी को लेने होंगे। सीटी रवि ने कहा कि जब ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति नस्ब करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो ये हुकूक का मामला बन जाएगा। महकमे महसूलात को इजाज़त देने पर गौर करना होगा और अगर इजाज़त नहीं दी गई तो फिर वहाँ नमाज की भी मुखालिफत की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पिटिशनर सोहन लाल आर्या को फोन के जरिए धमकी मिली है। इस सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है और साइबर सेल मामले की जांच कर रहा है। एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सोहन की बीवी को 17 जुलाई को फोन पर एक पाकिस्तानी नंबर से मैसेज आया जिसे उन्होंने नहीं देखा। चारशंबे को इनबॉक्स चेक करने पर उनकी नज़र धमकी भरे मैसेज पर पड़ी जिसमें पिटीशन वापस लेने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। दोनों को सिक्योरिटी दे दी गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर साहिल पर जुमेरात की सुबह 8 बजे के करीब समुद्र में एक मुश्तबा बोट मिली। बोट से 3 AK-47 राइफलें और बुलेट्स बरामद किए गए। हरिहरेश्वर साहिल से करीब 32 किलोमीटर दूर भारत खोल में एक लाइव बोट भी मिली, जिसके बाद एक दहशतगर्द साजिश का अंदेशा जताया गया। पुलिस ने बोट को रस्सी के सहारे किनारे खींचा। इसमें काले रंग के बॉक्स में AK-47 और गोलियां थी। पुलिस ने बताया कि जिस बॉक्स में हथियार रखे हुए थे उस पर अंग्रेजी में नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी लिखा हुआ था। यह कंपनी ब्रिटेन की है। वेस्ट बंगाल के साबिक वजीर पार्थ चैटर्जी को ईडी ने जुमेरात को कोलकाता के सिटी सेशंस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 31 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। टीचर्स रिक्रूटमेंट घोटाले में मुलजिम पार्थ और अर्पिता की हिरासत का वक्त आज खत्म हो गया था। इससे पहले 2 बार उन्होंने जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जा चुकी है। उनकी अदालत में पार्थ की जमानत की अपील भी की गई थी। ईडी पार्थ की जमानत की मुखालिफत कर रही है। जमशेदपुर में बैंक ऑफ इंडिया में 4 बदमाशों ने फर्जी सीबीआई अफसर बनकर रेड मारी और 25 लाख रुपए लूट लिए। मामला मानगो इलाके का है। करीब 11 बजे खुद को सीबीआई अफसर बताते हुए एक बदमाश बैंक के अंदर दाखिल हुआ और उसने सभी से कहा कि छापा पड़ा है,
अपना अपना मोबाइल यहाँ जमा करवा दीजिए। इसके बाद उसके 3 और साथी बैंक में दाखिल हुए, रेड के नाम पर 25 लाख रुपए लूटे और बैंक का शटर बंद करके वो भाग निकले। 25 मिनट तक बैंक के अंदर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि रेड चल रही है या लूट हो रही है। यहाँ तक कि बैंक के अंदर मैनेजर भी मौजूद थे, वो भी इनके झांसे में आ गया। पुलिस फिलहाल बैंक के अंदर और बाहर की सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमीन की तलाश में जुटी है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत एक बार फिर तशवीशनाक हो गई है। चाशुंबे की देर रात से उन्हें बार बार दौरे पड़े हैं। डॉक्टरों ने उनके सिर का सिटी स्कैन कराया तो दिमाग के हिस्से में सूजन मिली। उनके बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि दिमाग में सूजन के चलते पानी मिला है। डॉक्टरों ने हालत तशवीशनाक बताई है। अफराद खानदान और कई रिश्तेदार दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंचे हैं। राजीव श्रीवास्तव के लिए दवा के साथ अब दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। कैलाश खेर ने उनकी तजवीज़ पर काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय जाप भी करवाया जा रहा है। गोविंदा के घर पर भी ये जाप करवाया जा रहा है। कॉमेडियन सुनील पाल ने रोते हुए वीडियो जारी किया। इसमें कहा कि राजू के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, बेहद क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। मुल्क में कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में मुल्क में 10,296 नए केसेस आए, 13,796 मरीज ठीक हुए और 41 लोगों की मौत हो गई। मंगल के मुकाबले चाशुंबे के रोज नए केसेस में 14% की बढ़ोतरी हुई। मंगल को मुल्क में 7,287 नए केसेस आए थे। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में चाशुंबे की रात एक मस्जिद में धमाका हुआ जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई, 40 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। टोलो टीवी के टेलीग्राम चैनल के मुताबिक काबुल के खैरखाना इलाके में अबू बकर सादिक मस्जिद में मगरिब की नमाज के दौरान धमाका हुआ। तालिबान के सिक्योरिटी ओहदेदारों ने बताया कि काबुल के PD-17 एरिया में हुए ब्लास्ट की जांच के लिए तालिबान के सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंचे। ब्लास्ट में मस्जिद के मौलवी आमिर मोहम्मद काबुली की भी मौत हो गई है। इलाके के अस्पताल इमरजेंसी NGO ने बताया कि वहां 27 लोगों को भर्ती किया गया है, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। फलस्तीन की सरकारी खबरसां एजेंसी की खबरों में बताया गया कि इस्राएली फौजियों ने मगरिबी किनारे के शुमाल में वाक़ शहर नाब्लिस में यूसुफ मकाम के साथ साथ अलगदस की गलियों और पनाह गज़ीनों के कैंपों पर धावा बोला है। इत्तला मिली है कि इस्राएली फौज ने मकबूजा मगरिबी किनारे के शहर नाब्लिस में छापों के दौरान एक फ़लस्तीनी को शहीद और 5 को जख्मी कर दिया। फ़लस्तीन की सरकारी खबरसां एजेंसी की खबरों में बताया गया कि इजरायली फौजियों ने मगरिबी किनारे के शुमाल में वाक़ शहर में ये धावा बोला है। रूस की आबादी कम हो रही है, इससे मुल्क के सदर व्लादिमीर पुतिन परेशान हैं। उन्होंने इस बहरान से निकलने के लिए खवातीन को 10 बच्चे पैदा करने के लिए कह दिया है। ऐसा करने पर खवातीन को 1 अरब रूबल यानी 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 बच्चे पैदा करने वाली खवातीन को मदर हीरोइन का नाम का अवार्ड भी दिया जाएगा। ये अवार्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी खवातीन को दिया जाता था। उस वक्त भी रूस की आबादी तेजी से घट रही थी। रूस ने 1991 में सोवियत संघ यानी USSR के टूट जाने के बाद ये अवार्ड देना बंद कर दिया था। पुतिन ने 15 अगस्त को एक फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक खवातीन को एक साथ पूरी रकम दी जाएगी। ये रकम 10वें बच्चे के 1 साल के हो जाने पर दी जाएगी और ये रकम 10वें बच्चे के पहली बर्थडे के मौके पर माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। माँ किसी हमले में अगर अपना बच्चा खो भी देती है या किसी वजह से बच्चे की मौत हो भी जाती है तब भी माँ को पूरे 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। रूसी सियासत और सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर जेनी मैथ्यूज ने इस फैसले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये असल में काफ़ी ये काबिल मजम्मत फैसला है। इससे रूसी खवातीन की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस 16 जल्द ही अपने नए सीजन के साथ वापसी करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के होस्ट सलमान खान इस सीजन के लिए 15वें सीजन से 3 गुना ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं की है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सलमान खान इस सीजन के लिए तकरीबन
1000 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। यह खबर सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि सलमान इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म KGF 2 के बजट से 10 गुना ज्यादा फीस ले रहे हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।